नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मानसून सत्र का आगाज हो गया है। 21 अगस्त तक यह चलेगा और कई मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्योंकि संसद बैठ रही है, ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। सियासी टक्कर के अलावा इस बार सत्र कई बिल्स की वजह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार के मानसून सत्र के कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, लेकिन सबसे तीखी बहस ऑपरेशन सिंदूर पर देखने को मिलेगी। सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने विपक्ष की एक बड़ी मांग को मान लिया है। विपक्ष इसके अलावा बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का मुद्दा भी उठाने जा रहा है। वोटर रिवीजन की एक्सरसाइज को लेकर विवाद थमा नहीं है। बीजेपी और चुनाव आयोग पर ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत जोरदार राजनीतिक टकराव के साथ हुई। सोमवार को सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने इन मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की है, वहीं सरकार ने जवाब देने की बात कही है। सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ था कि विपक्ष संसद में ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, ट्रंप के सीज फायर दावे और बिहार वोटर लिस्ट विवाद जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरेगा। गठबंधन की ओर से साफ किया गया है कि इन सभी मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जवाब मांगा जाए। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं मानसून सत्र को लेकर, एक बार वो आपको सुना। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। तो डिस्कशन, हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। देखिए, प्रधानमंत्री तो लगातार जवाब दे रहे हैं, आज भी अपील कर रहे हैं कि सदन चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो पूछ रही है, क्या कहते थे लोग मनमोहन सिंह जी को कि मोहन सिंह जी हैं, तो सवाल का जवाब अगर गृह विभाग से है तो गृह मंत्री जी देंगे, अमित शाह जी। सवाल अगर संसदीय कार्य मंत्री से जुड़ा हुआ वो देंगे या विभागीय मंत्री देंगे। और निश्चित तौर से जब प्राइम मिनिस्टर को बोलना होता है तो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे पूरे सवाल का जवाब देते हैं या इंटरवीन करते हैं। ये आखिर सदन चलने दें। सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है। सदन में जो व्यवस्था देने का अधिकार है वो पीठ पर के पास है, और लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह के लोगों ने प्रतिवेदन दिए थे उन सब पर विचार करके उसके अनुरूप निर्णय किया। मुझे लगता है कि पहले ही राहुल गांधी जी को जो प्रारंभ से उनको प्रिविलेज, परिवार का सदस्य होने के नाते जो मिलता रहा है, मुझे लगता है वो प्रिविलेज उनको नहीं मिल रहा है, उसका दर्द उनको हो रहा है। पहलगाम जैसे मुद्दों पर, पुलवामा जैसे मुद्दों पर, और जो ट्रंप ने बार बार समझौते की बात कर रहे हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए ना। और प्रधानमंत्री जी जब जवाब नहीं देंगे, जवाब से भागेंगे तो क्या फायदा। तो देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ। अब एसआईआर तो समझिए कि ये देश का मुद्दा बनाने जा रहे हैं। ये तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बिहार तो झांकी है, अभी तो आसाम, बंगाल, ये सब बाकी है। ये आप इसको समझिए, राहुल गांधी जी हमारे लीडर ना होते तो आज इनको चोरी करने की पूरी गुंजाइश है। ऐसे प्रश्न उठाने वालों को
संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ये चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और बिहार में चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान कहता है। उन्होंने तो 2 ही प्रश्न पूछा है, भारतीय नागरिक हैं या नहीं है, फर्जी हैं कि असली है। तो इनको बेचैनी किसके लिए है? क्या विदेशी नागरिकों के लिए बेचैनी है? क्या रोहिंग्या हो या बांग्लादेशियों के लिए इनको परेशानी है? ये परेशानी अगर है ऐसे लोगों का के लिए है, इनको राष्ट्रभक्त नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आयोग देश हित में काम करे। लेकिन तो करें चर्चा, बोलने दे एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। इस पूरे सत्र में, पूरे बास्केट में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार की हठधर्मिता है, दूसरे तरफ विपक्ष की प्रतिबद्धता है कि हम संसद में अगर जन सरोकार के मुद्दे को नहीं रखेंगे। आप में से सब लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो एसआईआर के मसले पर। आपने पोल खोल के रख दी है तमाम मीडिया के साथियों ने कि एसआईआर के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद कान पे जू नहीं रेंग रही है माननीय चुनाव आयोग की। संभवतः कान, आंख, नाक सब कुछ कहीं किसी सत्ता प्रतिष्ठान के पास गिरवी है। तो संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला और कई तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाए गए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें। सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिन भर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 4 बजे सदन को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो विपक्ष ने लोकसभा में पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा किया। विपक्षी दलों की मांग थी कि सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर जवाब दें। इसके चलते लोकसभा 4 बार स्थगित भी हुई विपक्ष का हंगामा देखने के बाद। तो संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कुल 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ शशांक रंजन जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक रंजन जी, आज ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई और आज ही आप लोगों ने हंगामा कर दिया, चलने देते? जी नमस्कार। पैनल में बैठे हमारे दोनों बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम। देखिए, आज यह जो भारतीय संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हुआ है, हाँ, इसमें विपक्ष की मांगे जायज है। विपक्ष अपनी ओर से चर्चा की मांग रख रहे हैं, बिल्कुल और जायज। सरकार को चाहिए
कि ऐसे मौके पर बचने की बजाय विपक्ष का सामना करते हुए देश की जनता को यह संदेश दें कि सरकार देश की जनता के साथ साथ सदन के अंदर विपक्ष के प्रति भी संवेदनशील है। नहीं शशांक जी, बात ये थी कि सभी को पता है कि 32 दिन सदन चलने वाला है और पहले दिन ही आपने हंगामा शुरू कर दिया, तो एक दिन देख लेते। हालांकि जो आपकी मांगे हैं उन पर तो चर्चा होनी ही है, ठीक है, वो साफ भी हो चुका है। लोकसभा में भी चर्चा होगी, राज्यसभा में भी चर्चा होगी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी होगी, पहलगाम को लेकर भी होगी, और जो लगातार आपकी तरफ से ट्रंप को लेकर जो सफाई मांगी जा रही है उस पर भी होगी। हम हर प्रकार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा के माध्यम से सरकार के साथ सभी प्रकार की बातों को करते हुए राष्ट्र हित में हम सत्ता पक्ष के समर्थन में खड़े हैं। राष्ट्र हित के मामले पर हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने की बजाय विपक्ष की जायज मांगों को समझते हुए जन सरोकार के मुद्दे पर विपक्ष की मांगों को स्वीकार करते हुए सदन में इस पर चर्चा करवाते हुए देश की जनता को एक अच्छा संदेश देने का काम करें। और साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज से 12-15 साल पहले आए एक बयान की चर्चा करना चाहूंगा। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री थे और इसी प्रकार से सदन में हंगामे हो रहे थे और कांग्रेस की ओर से यह पहल किया जा रहा था कि सदन को चलने दिया जाए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बयान आया था कि सदन चलाना सरकार का काम होता है और अगर सरकार सदन चलाने में विफल है तो इसके लिए विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस बात को यहाँ पर मजबूती से रखना चाहूंगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है श्याम सलोने जी, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से मांग हो रही थी कि भैया जो मानसून सत्र है वो जल्द लाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर पर पहलगाम को लेकर चर्चा की जाए। हालांकि आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि मानसून सत्र तो आएगा और चर्चा भी होगी, लेकिन जो विपक्ष है वो शुरुआती दौर में चर्चा चाहता है। आपने कहा है कि 1 हफ्ते बाद करेंगे, जब करनी ही है तो शुरुआती दौर में क्या दिक्कत है? पुष्पेंद्र जी नमस्कार, राधे राधे, दोनों भाइयों को मित्रों को राधे राधे। राधे राधे। और आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आज एकादशी की शुभकामनाएं। प्रभु सबका कल्याण से, सावन का महीना है, भोलेनाथ कृपा बरसाए, सोमवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन। देखिए हम लोग सनातनी है और इसकी सब धर्म की बात कर, कुछ विधर्मी विपक्षी भी हैं, वो उनका काम है हंगामा करना। पुष्पेंद्र जी ये जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसके बाद विपक्ष ने कई एक मुद्दों पर घेरना चाहा, कई क्वेश्चन भी किए, ट्रंप पर भी उन्होंने कई बार वार्तालाप की, कई बार अपनी बातें रखी तमाम चैनलों के माध्यम से और हर बार उनको सही से जवाब मिला। अब है क्या कि विपक्ष को पूरी तरीके से मालूम है कि हम जो भी मुद्दा रखेंगे, जिस पर चर्चा होगी, उस पर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे मुद्दों में कोई दम नहीं है। नंबर 1 जो हंगामा करने का कारण है। दूसरा, इंडिया गठबंधन में आपस में ये गठबंधन नहीं है, सहमति नहीं है, तभी उन्होंने राहुल गांधी को अपना एलओपी बनाया क्योंकि मजबूरी है, सदन में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आज इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टियां नेता हैं वो राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं। उनमें आपस में एक ही स्थान है। समाजवादी पार्टी अपने आप को बड़ी पार्टी कहती है, वो राहुल गांधी को अपने अंडर में रखना चाहती है। इनमें आपस का जब सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो अब ये ठीकरा सरकार को पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, सरकार ने कभी मना नहीं किया है। हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं मानसून सत्र होगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपके जो भी सवाल होंगे राष्ट्र हित में, आप क्या पूछना सरकार से चाहते हो, उस सब का जवाब आपको मिलेगा। आज पहला दिन था, वैसे तो कम से कम
देख लो, सरकार की भूमिका तो देखते। आप तो बैठ ही नहीं रहे हो। हमारे तो अध्यक्ष जी ने, जो माननीय मंत्री भी है जेपी नड्डा जी, उन्होंने तो कहा कि हर सवाल का जवाब देंगे, हर सवाल पर चर्चा होगी। आपके जो भी सवाल है, जिस पर आप जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हो, उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार को कहीं आपत्ति नहीं है। नहीं, आपत्ति तो नहीं है, लेकिन आज जो राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए कि विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी तो आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। राहुल गांधी, हाँ, और उनका जो ये आरोप है, पहला भी आरोप नहीं है, कई बार पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि जब भी मैं बोलना चाहता हूँ मेरा माइक बंद कर देते हैं। नहीं, ये झूठे आरोप है, सब झूठे आरोप है। पिछली बार इन्होंने मणिपुर के लिए आरोप लगाए, प्रधानमंत्री जी सदन में आए, प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आपसे बोलते हैं, फिर आपके पास कुछ संवाद नहीं होता है, आप उसको आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते, आप छोड़ के सदन चले जाते हैं। पूरी कांग्रेस चली गई थी, प्रधानमंत्री आए थे ना, मणिपुर पर भी बोले थे, फिर विपक्ष रुकता नहीं था। आप आते हो सदन में, आप गर्मा गिराते हो सदन की, आप अपने साथियों को आंख मारते हो, आप जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी गले लग जाते हो, आप अपने पद की गरिमा नहीं समझ रहे हो, और बाहर आकर के सदन से बाहर आप एलओपी नेता बनते हो। जहां आपको एलओपी बनना चाहिए सदन में, वहां आप बोलते नहीं हो, हट जाते हो, बैठते नहीं हो। आप बताएं, शशांक जी बैठे हुए हैं, पिछले जितने भी सत्र निकले हैं, कितने घंटे राहुल गांधी सदन में बैठे हैं। ठीक है, ये जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद कर ठीक है श्याम सलोने जी। अभिषेक अहलावत जी, क्योंकि मानसून सत्र की तो शुरुआत हो चुकी है और जो विपक्ष की मांगे हैं, विपक्ष जो चर्चा करना चाहता है वो भी सबकी सब जायज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ये देखने को मिल रहा है कि वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ चाहता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम को लेकर, ट्रंप को लेकर, इन पर जो चर्चा होनी है वो शुरुआती दौर में हो। दूसरा, चर्चा हो और उनके सभी जवाब प्रधानमंत्री मोदी दें। देखिए, सर्वप्रथम पैनल के सभी साथियों को, पुष्पेंद्र भाई, आपको देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। परंतु आज मैं बड़ा दुखी हूं और क्रोधित भी हूं जब हम जैसा मिडिल क्लास व्यक्ति ये देखता है कि हमारे खर्चे से चलने वाली संसद का समय इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और इसका कारण जो है वो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों पे जाती है इसकी जिम्मेदारी। पर अफसोस की बात यह है कि देश का जो विपक्ष है उसकी मांगे सब जायज हैं, परंतु उसकी बातों में वजन नहीं है। उसका कारण सरकार नहीं है, उसका कारण यह है कि विपक्ष बटा हुआ है। आप बताइए, इंडिया अलायंस में कहां एकता है? आप देखिए शिप्रा सूले जी, उनके बयान देखिए, आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई करी। आप छोड़िए दूसरी पार्टी के लोगों को, आप छोड़िए, आप कांग्रेस की बात करिए। कांग्रेस के पे हम किस तरह, एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक किस तरीके से कांग्रेस पे विश्वास करे, जब कांग्रेस के ही एक बड़े ही कद्दावर नेता जिनकी रेस्पेक्ट बहुत है, जो बार बार चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया का इंटरनेशनल एक अनुभव है, यूएन का अनुभव है, बहुत बड़े डिप्लोमेट रह चुके हैं, शशि थरूर जी, उनकी बातों पे मैं विश्वास करूं? जो मोहम्मद सलमान जो हैं उनकी बातों पे विश्वास करूं? मैं किसकी बातों पे विश्वास करूं? कौन सी कांग्रेस है? मैं ये मानता हूं कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो एक विप होता है, और जो हमारे साथ जो शशांक जैसे बड़े बंधु आते हैं उनको पार्टी के विप को मानना पड़ता है, चाहे वो उसको मानते हो या ना मानते हो, परंतु उनकी मजबूरी है। वो पार्टी लाइन से हटना चाहते भी हैं। मैं तो ये यहां तक कहना चाहता हूं कि शशांक भाई के जो विचार हैं, अगर वो कांग्रेस के विचार हों तो मेरे जैसा व्यक्ति उनकी तरफ आने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उसे समझने के लिए तैयार है। परंतु दुख की बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आती, ये सीसीपी का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस नजर आती है, उनका एक उपक्रम नजर आती है, और उसके पीछे कारण है, उसके शंका के हमारे जैसे लोगों के दिमाग में कारण है। एक एमओयू साइन हुआ था जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पे सब जगह हैं, हर व्यक्ति के पास उपलब्ध हैं। हमने देखी है चाइनीज के साथ राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के हस्ताक्षर करते हुए तस्वीरें। अगर ऐसा कोई एमओयू हुआ है और उसमें कोई सत्यता नहीं है, मैं ये भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हूं, तो उसको पब्लिक किया जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि इस समय जो बयान, जिस तरीके के बयान राहुल गांधी जी दे रहे हैं, वो भारत की
अपोजिशन के नहीं हो सकते। देखिए, मैं भारत की जनता हूं, मेरी भी नाराजगी इस सरकार से है, होनी चाहिए। हर नागरिक को, जो भी सरकार है, एस्टेब्लिशमेंट, वो हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, उसके फैसले भी गलत हो सकते हैं, तो उनसे नाराजगी मेरी जायज है। परंतु मैं क्या करूं, अपोजिशन में ना तो एकता है, जिस लीडर को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके शब्द जो हैं ग्लोबल टाइप्स को हूबहू फॉलो करते हैं, जैसे कि कोई टूल किट के तहत वो काम कर रहे हो। चाइनीज कंपनीज के, हथियार बेचने वाली कंपनी के ऑपरेशन सिंदूर होने के एकदम बाद शेयर मार्केट में शेयर गिर गए, चाइना में शेयर गिर गए, बुरा हाल था। यहां पे राहुल गांधी जी ने उनके फेवर में बात करनी शुरू करी और नरेंद्र सरेंद्र इस तरह की बातें उन्होंने कहनी शुरू करी और वहां पे उनके शेयर संभल गए। मैं शेयर मार्केट को फॉलो करने वाला मिडिल क्लास आदमी जब ये देखता हूं तो ये इससे क्या हमें मैसेज मिलता है? भारत के कंपनियों के शेयर मार्केट में दाम बढ़ने चाहिए थे, जो बढ़े भी, स्वाभाविक था। हमने बहुत जोरदार हमला किया, पर जैसे ही राहुल गांधी अपना नैरेटिव लेके आते हैं सामने, वो कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, हमारे 5 एरोप्लेन गिर गए। जब ट्रंप ये बात कहता है तो वो ये पूछने के लिए नहीं रुकते कि ट्रंप ने हमारे भारत के कहे हैं पाकिस्तान के, वो सीधे भारत के रक्षा मंत्रालय, भारत के सैनिकों की जो जर्नल्स ने कहा है, जो हमारे पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से कह रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भारत के नहीं गिरे, वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये 5 भारत के गिरे। ये पाकिस्तान का एजेंडा है, चाइना का एजेंडा है या भारत का एजेंडा है? मैं ये जानना चाहता हूं। जब तक ये राहुल गांधी रहेंगे, मैं क्रक्स में कह देना चाहता हूं, ये अपोजिशन कभी भी सरकार को अपनी डिमांड्स के सामने बाध्य नहीं कर पाएगा। जो शशांक भाई ने बात कही वो बिल्कुल सही है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बीजेपी ने भी बहुत तंग किया था, परंतु उसके पीछे भी गलती आपकी थी। मनमोहन सिंह जी की खामोशी 1000 शब्द बोलती थी, वो खुद कह के गए। क्यों वो इसलिए मौन रहते थे? क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। वो जानते थे कि वो राहुल गांधी की और माननीय सोनिया गांधी जी की लाइन से अलहदे नहीं जा सकते। वो फिर बोलते क्या? वो बेचारे शांत रहते थे और एंड में जाते जाते वो इशारा देके गए कि मेरी शांति पता नहीं कितने राज छुपा गई। तो आप अब बताइए इस अपोजिशन को कैसे वोट मिले और कैसे ये हमारी सरकार को, करंट एडमिनिस्ट्रेशन को बाध्य करे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। कांग्रेस कितनी भी जोड़ लगा ले, एटी चोटी का जोड़ लगा ले, पुष्पेंद्र भाई, मैं आज के मंच से कह रहा हूं, बीजेपी को कभी बाध्य नहीं कर पाएगी कि बीजेपी को वो अपनी मर्जी से कुछ करवा ले। बीजेपी वो ही करेगी जो बीजेपी को सही लगेगा। ठीक है शशांक जी, क्योंकि अपोजिशन में एकता नहीं है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं और दूसरा उस तरीके की बातें निकल कर आ रहे हैं जो कुछ जबरदस्ती वाली, प्रेशर बनाने वाली कि भैया ना, हमें तो जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही दें, उनको तो जवाब से मतलब है। ठीक है, अब बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक चेहरा होता है जो सबकी बातों का जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री जी का क्या सीन बन रहा है इसमें कि भैया उन्हीं से जवाब चाहिए? जी, एक कहावत है कि युद्ध लड़ते सैनिक हैं, लेकिन सरताज कप्तान के सिर पे सजाया जाता है। अगर हार होती है तो उसका ठीकरा भी कप्तान पर फूटता है और जीत होती है तो जीत का श्रेय भी कप्तान को जाता है। इसलिए विपक्ष की ओर से यह जायज मांग रखी जा रही है कि हमें कप्तान साहब से जवाब चाहिए। अगर कप्तान साहब जवाब देते हैं तो यह सर्वमान्य होगा कि यह पूरी सत्ता पक्ष की ओर से जवाब है। यह जो है सदन में बहुमत दल के नेता की तरफ से, सदन के नेता की तरफ से जवाब है। और माननीय प्रधानमंत्री न केवल सत्ता पक्ष के नेता होते हैं बल्कि वे दोनों सदनों के संयुक्त नेता होते हैं। नहीं तो आपको कप्तानी पर शक है? नहीं, हमें शक नहीं है। हमें अपने कप्तान पर ही भरोसा है, इसलिए तो हम अपने कप्तान का जवाब सुनना चाह रहे हैं। नहीं शशांक जी, ये तो आपको हो गया, ये तो आपको भरोसा हो गया, लेकिन कांग्रेस को कहां भरोसा है? ठीक है, अगर कांग्रेस को भरोसा होता, जिस तरीके की बातें कांग्रेस की तरफ से निकल के आ रही हैं, विपक्ष की तरफ से निकल कर आ रही हैं, तो वो क्यों करते? अभी शेख अहलावत जी ने काफी सारी बातें गिना दी। देखिए, विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है सम्यक रूप से प्रति उत्तर करते हुए सदन को
संतुष्ट करना चाहिए। और जो है यह जायज मांग है, और प्रधानमंत्री जी के प्रति यह विपक्ष का आस्था है कि हमारे सदन के नेता जो बोल रहे हैं हम उससे सहमत होंगे। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह आरोप भी लग रहा है कि हम तो चर्चा करने को हर मुद्दे पर तैयार है, हम तो वक्फ बोर्ड पर भी चर्चा करने को तैयार थे, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से बार बार बोल रहे थे चर्चा करनी है वही गायब हो गए, राहुल गांधी जी गायब हो गए। बताओ। देखिए, चर्चा के लिए हर समय सदन में सदन के नेता या विपक्ष के नेता का होना आवश्यक तो नहीं है। सदन के उपनेता और विपक्ष के उपनेता की कैसी बात कर रहे हैं हो आप? सकती है। अगर नेता प्रतिपक्ष का होना आवश्यक नहीं है तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ही जवाब देना आवश्यक है? नहीं, सदन में उपनेता भी होते हैं और विपक्ष के भी उपनेता होते हैं। अगर विपक्ष के नेता नहीं है तो विपक्ष के उपनेता के साथ आप चर्चा कर लें। समस्या तो यही है ना कि राहुल गांधी जी किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बोलते हैं, फिर चर्चा होती भी है वो उसमें होते नहीं है, फिर दोबारा से आरोप लगा देते हैं। जी, सरकार को यहाँ पर चाहिए कि सम्यक रूप से पहल करते हुए विपक्ष के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए चर्चा प्रारंभ करें। और अगर विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं होती है तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता हमें सजा देगी। नहीं तो वो सजा कितनी बार लोगे आप, जनता तो दे ही रही है। खैर ठीक है श्याम सलोनी जी, क्योंकि अभी डेलीगेशन बाहर गया, वहां भी साफ तौर पर बताया गया कि भैया किसकी गलती है, पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ किया गया। और जब विपक्ष पूछ रहा है तो मेरे हिसाब से विपक्ष को भी एक एक बात बिल्कुल तरीके से बताई जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक मुद्दा बनाया हुआ है और वो इस मुद्दे पर हंगामा भी कर रहे हैं। अगर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, सत्ता पक्ष की तरफ से सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, उसके बाद भी अगर विपक्ष इसी तरह हंगामा करता है तो उनकी जो मंशा है वो भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर चाहते क्या है। पुष्पेंद्र जी, डेलीगेशन हमने कई देशों में भेजे। हाँ। डेलीगेशन ने वापस आने के बाद अपनी बातें पूरे देश के सामने रखी। बिल्कुल। उनकी बातों से आदरणीय राहुल गांधी जी सहमत नहीं है। विपक्ष की अन्य पार्टियों के बड़े नेता, उनके सुप्रीमो उनसे सहमत नहीं है। और उस डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी के ही अकेले सांसद नहीं थे, उसमें उन पार्टियों के लोग भी थे, उन पार्टियों के बड़े नेता भी थे। हाँ। जिन पर कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां, चाहे वो महाराष्ट्र की सुप्रिया सुले जी की पार्टी हो, ये सब अपने आप पर अभिमान करते हैं कि हमारी पार्टी के ये बड़े विद्वान नेता हैं। और जब आकर के वार्तालाप करके बताते हैं और मोदी जी की जब तारीफ होती है तो फिर इन नेताओं को अपने ही नेता बुरे लगने लगते हैं। ये चाहते हैं कि आप आकर के केवल सरकार की आलोचना करिए और सरकार की आलोचना यहाँ ना करिए, विदेश में जाकर करिए। अब राहुल गांधी जी की मजबूरी क्या है? उनकी मजबूरी ये है, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि राहुल गांधी सदन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी सदन में अकेले पड़ जाएंगे। इंडिया गठबंधन का कोई भी साथी उसके साथ खड़ा नहीं होगा, किसी भी मुद्दे पर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो उनको अपना नेता नहीं मानते हैं। वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो के साथ खड़े होंगे, चाहे उसके कितने भी गठबंधन के साथी हों। इसलिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो सदन में नहीं बैठेंगे, बाहर मीडिया से वार्तालाप करेंगे, आरोप लगाएंगे, सरकार को घेरने की बात करेंगे और देश की जनता ये सब देख रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तब से और अब तक उनकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। एक एक बात वो अपने मन की बात के रूप में भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जैसा नेता मेरे कार्यकाल में, मेरे जीवन में अब तक में इतना शानदार नेता देश को न मिला है, और मैं समझता हूं मेरे जीवन की जितना समय बचा है शायद ऐसा नेता देश को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, एलावत जी, इतने साफ सुथरे अपने देश के प्रति समर्पित नेता, इतने समर्पित नेता देश के लिए 18-20 घंटे कार्य करने वाले, छुट्टी भी नहीं लेते हैं और 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार कहते हैं। कोई भेदभाव नहीं उनके अंदर,
योजना सबके लिए समान रूप से। इसलिए राहुल गांधी इंडिया गठबंधन बेचैन है कि वो खुद परेशान है कि ये व्यक्ति कैसा है। नहीं बिल्कुल, देखो श्याम सलोने जी, तभी तो कहा जाता है कि ये जो वोट मिलती हैं ये बीजेपी के नाम पर नहीं, ये मोदी के नाम पर मिल रही हैं, ठीक है। वरना भेदभाव की बात तो ऐसी है, मोदी जी ना करते हो, लेकिन आपके काफी नेता ऐसे हैं जो काफी भेदभाव भी करते हैं, ठीक है। नहीं, कुछ मजबूरी करते होंगे, जो उनके साथ भेदभाव होता होगा तो करते होंगे। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, क्योंकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये कहा गया था कि वो जो 4 आतंकवादी थे पहलगाम में जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, ना तो वो पकड़े गए ना वो मारे गए। अब इतनी ठोस जानकारी कांग्रेस के पास कहां से आ जाती है, एक तो ये पता नहीं है। चलिए ये तो मान लेते हैं कि पकड़े नहीं गए, ठीक है। अब मरने की तो कोई पुष्टि नहीं है, हो सकता है कि हमले में मारे गए हों, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से यही ना पकड़े गए ना मारे गए, तो ये भी एक तरह का क्या कह सकते हैं, ये भी एजेंडा चला हुआ। देखिए, वही मैं कह रहा था कि एक टूल किट की तरह काम हो रहा है। अब देखिए, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ग्लोबल टाइम्स एक मुखपत्र है चाइना का, चाइना की सरकार द्वारा चलाया जाता, उनका सरकारी अखबार है। उसमें जो वो आरोप लगाते हैं भारत के ऊपर, जो मुद्दे वो उठाते हैं, क्योंकि वो दुश्मन देश है, वो हमारा भला क्यों चाहेंगे, वो पाकिस्तान के हिमायती हैं, उनके हथियार फेल हुए हैं, वो कैसे ये मान लें। बिल्कुल। तो जो वो बातें करते हैं, सेम वही बातें माननीय राहुल गांधी जी उठाते हैं, और इसी वजह से उन्हें कोई भी देश में सीरियसली नहीं लेता है। ये आज की तारीख में इतनी हर व्यक्ति के हाथ में सूचना है, जिसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान है वो ग्लोबल टाइम्स गूगल पे सर्च करेगा और आज का अखबार उसका खोल के पढ़ लीजिए। भारत का जो उसका सेक्शन है, डेडिकेटेड सेक्शन है भारत के लिए, आप उसमें खबरें पढ़ लीजिए। जिस तरह की रिपोर्टिंग है, जिस तरह के आर्टिकल्स की भाषा है, बिल्कुल वही भाषा है इस समय कांग्रेस की आधिकारिक। पर मैं पीछे जाना चाहता हूं, और हमारा विपक्ष आज इतना कमजोर, जैसे श्याम जी ने मोदी जी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, और ये बात फैक्ट है कि मोदी जी ही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीजेपी को वोटें मिल रही हैं। परंतु मोदी जी के लिए एक सौभाग्य की भी बात है कि उनके सामने जितना भी विपक्ष है वो बोना है। वो मोदी जी से लड़ने के लिए अपनी लकीर लंबी करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कोशिश मोदी जी की लकीर मिटाने की है। और जैसा कि इतिहास गवाह है, दूसरे की लकीर मिटा के कोई अपने आप बड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी में मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि नेताओं की कमी है या थी, कभी नहीं थी। आप याद करिए एनसीपी कैसे बनी, पवार साहब को कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, आप इसके इतिहास में जाइए ना। केवल सोनिया गांधी की वजह से उन्हें छोड़नी पड़ी थी। माननीय ममता बनर्जी, आज की तारीख में उनकी पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, आज से 15-20 साल पहले की याद करिए पुष्पेंद्र भाई, किस तरीके से वो बहादुर औरत ने अकेले सिंगल हैंडेडली कांग्रेस पार्टी को वहां पे दोबारा से खड़ा किया, और ये कम्युनिस्टों की इतनी बर्बर सरकार को उससे तबाह कर दिया। क्या वो काबिल नेता नहीं थी? कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ क्या किया? तृणमूल कांग्रेस के जन्म का कारण क्या है? तो मैं इस तरीके के कई एग्जाम्पल हैं, आज भी एक से एक शानदार नेता है कांग्रेस में, पर दुर्भाग्य की बात यह है नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, सबको पता है हमारे साथ क्या होगा अगर हम इस परिवार के खिलाफ जाएंगे। तो कोई अपनी जिसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जिनमें गैरत ज्यादा है, जिनको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा है, वो पवार साहब की तरह, और जैसा कि ममता जी ने किया बंगाल में, वो अपनी अलग पार्टी बना के राज कर रहे हैं एक तरीके से। अब देखिए, तो आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अपोजिशन का जो मुख्य फेस है उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं शशांक भाई की ये बात मान लूंगा कि वो गद्दार नहीं है, उनके दिल में भी देश के लिए प्रेम होगा, परंतु जैसा कि ये सिद्ध हो गया है उनके पिछले कई सालों से, जब हमसे देख रहे हैं उन्हें, जब से वो पॉलिटिकल अरेना में आए हैं, कि वो पॉलिटिक्स को लेके सीरियस नहीं है। वो ना तो संसद में रेगुलर अटेंडेंस रहती है, ना वो जमीन पे रेगुलरली रहते हैं। उनके लिए जो कार्य करते हैं वो 4-5 लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं जिन पे उन्हें भरोसा है, और उनको वो समय समय पे बदलते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। प्रशांत भूषण, आप पीछे चले जाइए, बहुत सारे एग्जांपल है, उन्हें समय समय पे बदलते रहते हैं। ये सोचते हैं कि शायद इनमें कोई गलती है। अभी तक ये समझ नहीं पाई है कांग्रेस और माताश्री के प्रॉब्लम
उनके एक्सपर्ट्स में नहीं है, उनकी पार्टी के नेताओं में नहीं है। ममता बनर्जी गद्दार नहीं थी, पवार साहब गद्दार नहीं थे, गलती उनके बेटे में है, वो पॉलिटिक्स को लेके सीरियस नहीं है। जब तक ये दुर्भाग्य भारत का रहेगा, सौभाग्य बीजेपी का रहेगा। जब तक ये अपोजिशन के लीडर रहेंगे जो जिनको भारत की जनता ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी स्वयं सीरियसली नहीं लेती, तब तक बीजेपी ही जीतती रहेगी और ये बीजेपी का सौभाग्य रहेगा। क्या शशांक जी, देश के लिए बुरा है। हाँ शशांक जी, ये सच है क्योंकि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता। और अगर हम पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये भी देखने को भी मिला है काफी जगह। जी ऐसा नहीं है, राहुल जी को गंभीरता पूर्वक ही लिया जा रहा है और गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है तभी वे आज नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके द्वारा रखी जा रही बातें विपक्ष की बातें हैं, विपक्ष के सभी दलों की नहीं। अच्छा आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष क्यों है वो? क्या उनसे ज्यादा अनुभवी सांसद नहीं है कांग्रेस में? ये अनुभवी तो है ही और अनुभवी लोगों को भी पहले मौका दिया गया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। जब अवसर दिया जाता है तो वे अनुभवी होते हैं। और राहुल गांधी जी एक अच्छे अनुभव की प्राप्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। क्योंकि उन्हें अगर विपक्ष के नेता के रूप में अच्छा अनुभव प्राप्त होगा तो वे भविष्य में देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी अच्छा कार्य कर पाएंगे। नहीं, प्रॉब्लम तो यही है कि उनकी तैयारी करवाई जा रही है प्रधानमंत्री को लेकर। नहीं ऐसा नहीं है, यह जो है वर्तमान समय में विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी की ओर से वे नेता प्रतिपक्ष घोषित किए गए हैं, जिसे कि विपक्ष के गठबंधन के सभी दलों का समर्थन प्राप्त है और विपक्ष के सभी दलों से उनकी अच्छी तालमेल है। विपक्ष के सभी दलों के द्वारा उन्हें गंभीरता पूर्वक लिया जाता है। ठीक है, श्याम सलोनी जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, राहुल गांधी शशांक जी ने जैसे कहा है बहुत परिपक्व है और उनसे पहले भी तमाम सीनियर्स को ये मौका मिला है। बताइए किस सीनियर्स को मिला है मौका? गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर की हैसियत नहीं है कि वो मन की बात भी अपनी बोल सके या कांग्रेस पार्टी को एक नसीहत दे सके कि हम इस लाइन पर चलेंगे तो हमको इसका ये फायदा पार्टी को होगा। वो बोल नहीं सकते हैं। यदि उन्होंने अपनी मर्जी से मीडिया में कोई बाइक दे दी और ऐसी बाइक दे दी जिससे पार्टी को कुछ फायदा हो सकता है या उनकी तारीफ हो सकती है, वो भी गांधी परिवार को, आदरणीय राहुल जी को, प्रियंका जी को, आदरणीय सोनिया जी को हजम नहीं होगी। उस नेता के खिलाफ वो अंदरूनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है। वही हमारे यहाँ नेताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारे मोदी जी हर नेता को बराबर में बिठाते हैं, सांसदों को भी बगल में बिठा के बात करते हैं और भेदभाव और ऊंच नीच का कभी फर्क नहीं आने देते हैं। तब जाकर के वो नेता बने। वो विपक्ष के नेताओं को भी जब कहीं किसी प्रदेश में जाते हैं और जहां हमारी सरकार नहीं हो, विपक्ष की सरकार होती है, तब भी वहां जाकर उस विपक्ष के नेता को बड़े प्यार से अपने बगल में बिठा के उससे वार्तालाप करते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। ये है मोदी जी की पॉलिसी कि वो देश में कहीं भी अखंडता नहीं देखना चाहते, पूरे देश को अखंड देखना चाहते हैं, खंडित होने देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, धर्म की बात जब आती है, इन्होंने कितनी बड़ी गलती की और सोनिया जी ने जो गलती की, राहुल जी चाहते तो गलती को सुधार सकते थे, लेकिन इनके अंदर सनातन के खिलाफ भरा हुआ है कूट कूट के। ये भगवान राम को नहीं मानते, काल्पनिक कहते हैं, ये हिंदुओं को नहीं मानते हैं। जब आप इस देश की सबसे बड़ी बहुसंख्यक ताकत को नहीं मानोगे तो आप उसके बाद नेता बनने के प्रयास करते हो, तो ये तो नहीं बन सकता है। आप केवल एक मुस्लिम कलम की बात करते हो और आप पूरा इंडिया गठबंधन, पुष्पेंद्र जी, पूरा इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, ताज्जुब की बात देखिए, वो सब पार्टियां 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों के पीछे लगी हुई हैं और वो 120 करोड़ हिंदुओं को तवज्जो नहीं दे रही।
बिल्कुल। उसमें और भी- साफ उसमें भी तौर क्या पर चल रहा है? हाँ उसमें भी चल ये रहा है कि जो मोदी जी की योजना है, हाँ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की जो योजना है, हाँ तो सबका साथ सबका विकास, हाँ जहाँ मुसलमानों को ये लग रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ अपने की, जब उनको लग रहा है कि योगी जी के शासन में मुसलमान सुरक्षित है, अब उसके यहाँ कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं, अब उसका दंगा नहीं है, उनके लड़कों को कारोबार मिल रहा है, उनकी बेटियां भी बड़े सुरक्षित तरीके से पढ़ने जा रही हैं, तब वो उनका झुकाव भी भाजपा की ओर होता जा रहा है। वो कांवड़ियों पर जिस तरह से फूल वर्षा कर रहे हैं, ये भी विपक्ष के नेताओं को पच नहीं रहा है। इसलिए ये जानबूझ करके कांवड़ यात्रा में भी विधायकों को विशेष करके और अपना पीजे का एजेंडा बना करके, क्योंकि इन्होंने पीजे का एजेंडा बना के कांवड़ के रूप में भेज दिया है कि अगर कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति पीजे पर आपत्ति करे तो ये कहेंगे कि देखिए पिछड़े और दलितों को ये लोग कैसे बोल रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इनके विधर्मी लोग वो कांवड़ यात्रा में विघ्न पैदा कर रहे हैं, और जो विघ्न कर रहे हैं, ठीक है श्याम जी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है ठीक है अभिषेक जी, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की बात आती है, विपक्ष की बात आती है, तो एक बड़ा दायरा सामने आ जाता है कि काफी लोग हैं, काफी सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जो पहले बताया और जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई, जैसा अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। वजह सामने आई, संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हमारा गठबंधन था मात्र बीजेपी को रोकने के लिए, और जो पहले से बातें चल रही थी वो चल रही थी कि मात्र लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन था, लेकिन यहां पर एक शब्द निकल के आया कि सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए हमारा गठबंधन था। तो मतलब स्पेशल टारगेट किया जा रहा है विपक्ष, ना तो विकास से किसी को मतलब है, एक अलग ही राजनीति चलने से लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। और राहुल गांधी साफ तौर पर एक आरोप भी लगाते रहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। जी पुष्पेंद्र भाई, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने सही पॉइंट आउट किया है कि सारी पार्टियां जो है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व से परेशान हैं। अब देखिए, मैं माननीय जो अखिलेश यादव जी हैं, अगर हम उन्हीं से कंपैरिजन करें राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पे आज से 25-30 साल से पेश किए जा रहे हैं। हर कुछ साल में उनकी रीलॉन्चिंग होती है, परंतु आज तक उनकी कई प्रदेशों में सरकारें रही, और जब वो आए थे तब वो चाहते तो कोई बड़ा पद ले सकते थे। वो चाहते तो कह देते कि सोनिया गांधी से दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो कह सकते थे, वो बन सकते थे, ठीक है, परंतु उन्होंने कोई मंत्रालय नहीं लिया, कोई पद नहीं लिया। कोई बात नहीं, आप अखिलेश यादव जी को देखिए, जब मायावती जी की फुल फोर्स से सरकार चल रही थी और किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि एक लड़का आएगा, साइकिल से यात्रा करेगा और एक फुल फ्लैज समाजवादी पार्टी की सरकार ले आएगा। उस जीत का सबसे बड़ा श्रेय वाकई में अखिलेश यादव जी को जाता था। और फिर वो बाद में सीएम बने, सीएम बनने के बाद कुछ फैसले उनके बहुत अच्छे थे और कुछ फैसले उनके इतने ज्यादा खराब थे कि उनको जाना पड़ा, विपक्ष में आना पड़ा, वो बात दूसरी है। परंतु अगर आप इसे कंपेयर करें राहुल गांधी जी से, तो राहुल गांधी जी के मुकाबले अखिलेश यादव जी ने अपना मेंटल दिखाया है, अपने आप को सिद्ध किया है, चुनावी समर में अपने आप को सिद्ध किया है, एज ए सीएम उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। कोई परफेक्ट नहीं होता, परंतु उनके राज में भी बहुत सी काम ऐसे हुए जो प्रशंसा योग्य हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं समझ सकता कि राहुल गांधी जी को क्या ऑब्सेशन है कि मैं ही एलओपी बनूंगा, परंतु उस एलओपी पद के साथ जो फायदे आते हैं वो तो मुझे चाहिए, पर उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती है वो मुझे नहीं चाहिए। मैं संसद में नहीं बैठूंगा, मैं देश के मुद्दे जो हैं, जो वाकई में देश के लिए जरूरी है, उन्हें नहीं उठाऊंगा। मैं सरकार को घेरने के लिए ईमानदारी से समय स्पेंड नहीं करूंगा। हम उनके बारे में खबरें सुनते हैं कि वो जा रहे हैं थाईलैंड, उनकी तस्वीरें आती हैं नेपाल में किसी महिलाओं के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी पर्सनल लाइफ में कोई वो आजाद हैं, कि आजाद इंडिविजुअल हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जैसे भी थे, उनकी पॉलिसी से जो कुछ भी हुआ, पर वो व्यक्ति ईमानदार था। फिर वो ठोक के कहता था, वो कहता था कि रिजर्वेशन बुरी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। वो नास्तिक था, वो कहता था मैं नास्तिक हूं। वो कहता था कि मैं सिविलाइज जो हूं वो मुगल तरीके से हूं, मुस्लिम तरीके से हूं, इंग्लिश तरीके से हूं। वो
खुल के हकीकत कहता था, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी जी को अगर राम जी पे विश्वास नहीं है, हम हिंदुओं को उससे भी दिक्कत नहीं, हम तो चारवाक लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है। नास्तिक होना हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आपको मार दिया जाएगा या उसके बेसिस पे आपको हम नेता नहीं चुनेंगे। बिल्कुल, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। परंतु क्यों वो सेलेक्टिवली चूज करते हैं राम जी को नहीं मानना? उन्होंने आज तक किसी और मत संप्रदाय या जीसस या किसी के प्रति तो अपने इस तरह की असहमति नहीं दिखाई। अगर वो हैं, अगर वो वाकई में निरीश्वरवाद में विश्वास करते हैं तो वो कहें खुल के। पर हाँ, अगर उन्हें जीसस में विश्वास है तो वो ये भी खुल के कह सकते हैं, मैं विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं शशांक भाई इस जनता की तरफ से, एक ईसाई अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री बने हमें कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते वो देश के हित में हो, बात खत्म। परंतु राहुल गांधी जी के एक भी बयान इस देश के फायदे में नजर नहीं आ रहा, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है शशांक भाई। और एलावत जी, आप एक बात नहीं सोचते कि ये जो रणनीति बनाई जाती है, सभी को पता है कि भारत एक सनातन धर्म है, ठीक है, सबसे बड़े सनातनी यहाँ पर रहते हैं, और अगर आप उन्हीं को लेकर कुछ इधर उधर की बात करेंगे तो आप कैसे जीत पाएंगे? तो क्या इनकी तरफ से जो मंदिर में जाना है, राम अगर सबके हैं, ये कहते हैं राम हमारे भी हैं, तो अयोध्या में जब वो राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी, अगर ये चले जाते तो इनका क्या बिगड़ जाता? अगर इन्हें राम से द्रोह नहीं है तो अगर ये वहां चले जाते इनका क्या बिगड़ जाता? नहीं, मैं फिर ये खुल के कहें कि भैया हम ईसाई हैं या मुस्लिम हैं या पारसी हैं, बिल्कुल, या हम नास्तिक हैं। हाँ एलावत जी, मैं आपसे यही तो समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब कोई चुनाव लड़ता है या कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके पीछे 4 लोग ऐसे होते हैं जो बताते रहते हैं कि आपको क्या कुछ करना है, रणनीति बना के तैयार करते रहते हैं। चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी को नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं कहना है, लेकिन जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं उनको तो समझ होनी चाहिए कि भैया ये भारत है और सनातन धर्म को लेकर सबसे आगे रहना आपको, तभी आपको वोट मिल पाएगी, वरना नहीं मिलेगी। पुष्पेंद्र भाई, आप एक चीज देखिए, आप और हम किसान के बच्चे हैं, हमने और आपने किसानी ना तो पढ़ी है, और जिस तरह की पढ़ाई और जिस तरह के हम उसमें रहे हैं, हमें ज्यादा खेती करने का भी मौका नहीं मिला है। पर चूंकि हम एक कृषक परिवार से हैं, हम बता सकते हैं कौन सी फसल कब उगाई जा रही होगी, कब बोई जा रही होगी, कब काटने का समय होगा, ये हमारे खून में आ जाता है। एक व्यक्ति जो कई पीढ़ियों से राजनीति में रहा है, जिसका परिवार कई पीढ़ियों से राजनीति में रहा है, तो उससे कुछ उम्मीदें होती है। राहुल गांधी एक ऐसा घोड़ा है जिसको आप बचपन से तैयार कर रहे हो, बढ़िया डाइट देके कि किसी दिन ये रेस जीतेगा। वो घोड़ा बड़ा सुंदर है, आप उसको फिल्मों में ले जाइए, फिल्मों में उसे हीरो का रोल करवाइए, वो राजनीति के लिए नहीं बना है भैया, वो उसका शौक नहीं है, वो जो उसका शौक है उसकी तरफ जाने दीजिए। क्यों उससे जबरदस्ती इस देश के साथ अत्याचार करवा रहे हैं? उस व्यक्ति के साथ अत्याचार है राहुल गांधी के साथ कि आप उसको जबरदस्ती एलओपी बनाए बैठे हैं। उसको आजाद करिए, उसको छोड़िए, उनको, वो बड़े खूबसूरत व्यक्ति हैं। प्रियंका गांधी की नाक अपनी दादी से मिलती है, एक बायोपिक बना सकती है अपनी दादी के ऊपर, राहुल गांधी उसमें राजीव गांधी बन सकते हैं, देखिए बड़ी अच्छी बायोपिक बनेगी। परंतु क्षमा चाहूंगा अपने कांग्रेस के साथी से और कांग्रेस के समर्थकों से, ठीक है, ये राहुल गांधी आपका बंटाधार बैठा के रखेंगे। ठीक। शशांक रंजन जी, जैसे अभी एलावत जी ने घोड़े का जिक्र किया, तो राहुल गांधी जी ने भी घोड़ों का जिक्र किया था कि उनकी पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, एक लंगड़ा घोड़ा है, एक शादी का घोड़ा है और एक रेस का घोड़ा है। तो अभी तक ना तो ये पता चल पाया है कि रेस का घोड़ा कौन है। हालांकि अगर हम एलावत जी की राय ले वो तो बता देंगे कांग्रेस में जो रेस के घोड़े हैं वो शशि थरूर हैं, ठीक है, उसके अलावा कौन क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, यह तो पार्टी की जो कोर कमेटी है उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि किसका कैसा जो है परफॉर्मेंस है, पार्टी की को लेकर उनकी प्रतिबद्धता कैसी है, वे दल के हित में किस प्रकार से समर्पित हैं, इसके आधार पर यह तय किए जाएंगे कि कौन किस योग्य हैं और उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा, उन्हें उचित अवसर प्रदान किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हालांकि आज भी सदन की एक तस्वीर सामने आई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जन्मदिन था, तो केक भी काटा जा रहा था और केक उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी जी को खिलाया और प्रियंका गांधी जी को खिलाया, किसी और को नहीं। देखिए, यह जो है जन्मदिन एक निजी
कार्यक्रम होता है। अब इसमें वे किनके प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं या उनकी निजता से जुड़ी हुई बातें हैं, और इस पर किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं होना चाहिए। नहीं, कटाक्ष नहीं कर रहा मैं, ठीक है, क्योंकि ये जो परिवार वाली बातें हैं, परिवारवाद का जो आरोप है वो लगता रहता है। नहीं, देखिए, परिवारवाद और वंशवाद लगभग सभी पार्टियों में है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इस देश में लगभग सभी पार्टियों को अगर देखा जाए तो किसी न किसी रूप में परिवारवाद और वंशवाद है। इसलिए सिर्फ एक पार्टी को बदनाम करना जायज नहीं है। ठीक है, श्याम सलोनी जी, लास्ट कमेंट, क्योंकि अब आगे की जो कार्रवाई है वो क्या कुछ रहने वाली है, आपकी तरफ से क्या कुछ रुख रहेगा, और विपक्ष जो चर्चा चाहता है उन पर कितनी जो आपकी बातें हैं वो जायज रहेंगी, क्योंकि सभी चाहते हैं, पूरा देश ही चाहता है और हम भी चाहते हैं कि चर्चा हो। पुष्पेंद्र जी, एक तो मैं शशांक जी की बात से सहमत इस पर हूँ कि उन्होंने कहा कि वंशवाद लगभग हर पार्टी में है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से है, और इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वंशवादी हैं। उनकी जितने भी पार्टियों के प्रमुख सुप्रीमो है वो अपने परिवार को सुप्रीमो बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी जगह ठीक है। अब एनडीए में ये सब नहीं लागू होता है। अब हम आते हैं अपने आज के मुख्य मुद्दे पर। मैं विपक्षी पार्टी से यही अपील करता हूं, मेरी नेता भी अपील कर रहे हैं कि आप सदन में आइए, सदन की गरिमा को बनाइए, आप बैठिए, आप अपने सवाल करिए, हमारी सरकार जवाब देने को तैयार है। जिस विषय पर आप बोलेंगे, जिस विषय पर आप प्रश्न करेंगे, जिस पर आप पूछना चाहते हो, उस विभाग का मंत्री वहां अवेलेबल रहेगा और आपको जवाब देगा। आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप मेरे मंत्री को घेरने का प्रयास कीजिए, जनता के सामने जाइए, मेरे मंत्री को बेनकाब कीजिए, कहिए कि ये गलत बोल रहे हैं। चलिए, अगर ठीक आप इस पर नहीं बात सकते हो, ठीक है, प्रधानमंत्री जी बात सकते हो, तो प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। ठीक है, पहले हमारे समय की भी कमी है। सलोनी जी, आपका भी, एलावत जी का भी और शशांक रंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला, और विपक्ष की जो मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर जो चर्चा की मांग है उस पर रणनीति बनाकर विपक्ष फिलहाल आया हुआ है, लेकिन क्या कुछ आगे होगा, इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर जो चर्चा का दौर है वो जारी होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना। नमस्कार।